प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है। आज अपन लोग सरफेस केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ेंगे पेप्टाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? पेप्टाइजेशन। देखो बेटा, पेप्टाइजेशन है क्या? पहले पेप्टाइजेशन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने का मेथड है। आपको कल याद होगा, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के जो मेथड्स थे उनके दो पार्ट थे, कंडेंसेशन और डिस्पर्शन मेथड। जो डिस्पर्शन मेथड थे उसके खुद 3 पार्ट थे, जिसमें से मैंने कल आपको कराया कोलाइडल मिल मेथड। कोलाइडल मिल मेथड के बाद ब्रीडिंग आर्क मेथड दूसरा, और तीसरा था पेप्टाइजेशन। ये कल रह गया था। जैसे ही अपन पेप्टाइजेशन कंप्लीट करेंगे तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के सारे मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। लायोफोबिक बनाने के स्पेशल मेथड थे, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको याद होगा, लायोफिलिक बनाने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस डीपी और डीएम को मिक्स करना है। लेकिन लायोफोबिक बनाने के मेथड्स 2 पार्ट में थे। कंडेंसेशन मेथड थे, याद आया कि नहीं? हाँ। अब उसमें जो दूसरा वाला पार्ट था, एक तो कंडेंसेशन थे, एक डिस्पर्शन मेथड थे। तो इसमें 3 हेडिंग थी डिस्पर्शन वाले में। पहली कौन सी थी? पहली थी आपकी कोलाइडल मिल मेथड। दूसरा कौन सा था? आपका ब्रीडिंग आर्क मेथड। तीसरा है पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन क्या होता है बच्चों, समझो। पेप्टाइजेशन का मतलब है, अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी डो उसमें आप सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालो। दोबारा से बोलो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी में क्या डालो? सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो बदल जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। यही बात कहलाएगी पेप्टाइजेशन। इंग्लिश में कन्वर्ट करो। बोर्ड में काफी बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के रिगार्डिंग। द कन्वर्जन ऑफ freshly prepared PPT into colloidal solution on adding suitable electrolyte is called peptidation। दोबारा से आपकी बारी है, सुनाओ क्या? The conversion of freshly prepared PPT into colloidal solution on adding suitable electrolyte is called, क्या कहलाता है? पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन के लिए यहां पे बात समझो, एक डायग्राम से पूरी बात को समझा रहा हूं। मान लो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी FeOH होल थ्राइस का है। ये पार्टिकल हैं किसके? FeOH होल थ्राइस के। आपने इसमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला FeCl3। एक बच्चे का क्वेश्चन होगा, सर सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसमें कॉमन आयन हो, जिसमें कॉमन आयन हो। अब कॉमन आयन हो का मतलब क्या है? जैसे FeOH होल थ्राइस है, तो देखो उसमें आपने FeCl3 डाला तो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि Fe कॉमन हो गया। या आप इसमें NaOH डाल दो तो अभी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इन दोनों में OH कॉमन है। ठीक है कि नहीं? तो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ऐसी चीज जिसमें कॉमन आयन हो। क्या हो? कॉमन आयन। जैसे यहाँ पर Fe कॉमन है, यहाँ पे OH कॉमन है, तो यहाँ पे सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट NaOH है, या यहाँ पर सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट FeCl3 है। अब मान लो मैं एग्जाम्पल FeCl3 को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो जो कॉमन आयन होता है वो पहली लेयर बनाएगा। ये पहला पार्टिकल FeOH होल थ्राइस का, इसके चारों ओर पहली लेयर बनेगी Fe+3 की। किसकी? Fe+3 की। और ये Fe+3 कहां से आए? कहां से आए बच्चों, बोलो? FeCl3 से। ये पहली लेयर बन गई इसके अराउंड, किसकी? Fe+3 की। फिर दूसरा कौन बचा? Cl-, वो दूसरी लेयर बनाएगा इसके अराउंड, Cl-, कौन सी लेयर बनाएगा? सेकेंड नंबर की। तो अब हम देख रहे हैं हर पार्टिकल के अराउंड, इस पार्टिकल के अराउंड कितनी लेयर बनी? 2। पहली कॉमन आयन की, दूसरी नॉन कॉमन आयन की।
इस पार्टिकल का हो गया, ऐसे इसके चारों ओर 2 लेयर बनेगी, पहली कॉमन आयन की, दूसरी नॉन कॉमन आयन की। पहली कॉमन आयन मतलब Fe+3, दूसरी नॉन कॉमन आयन मतलब Cl- की। ये है, ये है। अब कहोगे ये दोनों कहाँ है? ये रहा, इसके अराउंड भी 2 लेयर हैं, और ये वाला ये रहा, इसके अराउंड भी कितनी लेयर बन गई? 2 लेयर। पहली लेयर किसकी बनेगी? हमेशा कॉमन आयन की, और दूसरी नॉन कॉमन आयन की लेयर बनेगी। नजर आ रहा है? ये क्या है? पीपीटी। कौन सा? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये क्या डाला? सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। उसमें कॉमन आयन ने पहली लेयर बनाई और नॉन कॉमन आयन ने दूसरी लेयर बनाई। ठीक, बात समझ में आई या नहीं? एक बच्चा कहेगा सर अगर मैंने ये पूरी बात में, ये जो प्राइमरी लेयर है, जो पहली लेयर बनी है, इसे बोलते हैं प्राइमरी लेयर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी लेयर। और जो दूसरी बनी है इसे बोलते हैं सेकेंडरी लेयर। पीपीटी के हर पार्टिकल के चारों ओर कितनी लेयर बनेगी? कितनी बनेगी? 2। पहली कॉमन आयन की, उसका नाम प्राइमरी लेयर या फिक्स लेयर। क्या क्या नाम है? प्राइमरी लेयर, प्राइमरी यानी 1 डिग्री लेयर, या फिक्स लेयर। ये कौन बनाएगा? कॉमन आयन। दूसरी लेयर का नाम क्या होगा? दूसरी लेयर का नाम होगा सेकेंडरी लेयर या मोबाइल लेयर। तो जरा मुझे बताओ, प्राइमरी लेयर यहां पे किसने बनाई है? आंसर Fe+3 ने। और सेकेंडरी लेयर किसने बनाई है? Cl- ने। 2 लेयर बन गई। प्राइमरी लेयर का दूसरा नाम फिक्स लेयर, सेकेंडरी लेयर का दूसरा नाम मोबाइल लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल नाम है, ध्यान रखना, बोर्ड में आया क्वेश्चन, व्हाट इज जीटा पोटेंशियल? तो आंसर क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी लेयर एंड सेकेंडरी लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। तो इसे बोलते हैं जीटा, ZETA, पोटेंशियल। और इसे डिनोट करते हैं ईटा से। किससे? ईटा से। तो जीटा पोटेंशियल। अब दोबारा से समझो। पहली बात, पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन का मतलब है फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी में सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालकर उसे कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलना। अब बात आई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन हो। क्या हो? कॉमन आयन। जैसे आप FeOH होल थ्राइज में FeCl3 डालें तो ये सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि दोनों में Fe कॉमन है। ऐसे ही आप FeOH होल थ्राइज में NaOH डालें तो ये भी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसमें कौन कॉमन है? इसमें कॉमन है OH। तो सूटेबल मीन्स हैविंग कॉमन आयन। अब जब आप ऐसा करोगे तो 2 लेयर बनेगी हर पीपीटी पार्टिकल के चारों ओर। ये पीपीटी के 4 पार्टिकल हैं, ये रहे 1 2 3 4। हर पार्टिकल के अराउंड कितनी लेयर बनी? 2। पहली लेयर कॉमन आयन की जिसका नाम प्राइमरी लेयर या फिक्स लेयर। दूसरी लेयर नॉन कॉमन आयन की जिसका नाम सेकेंडरी लेयर या मोबाइल लेयर। प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, है ना? और डिनोटेड बाय ईटा, डिनोटेड बाय ईटा। एक बात और याद रखना, जीटा पोटेंशियल का एक नाम और है और वो नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं इसे, क्योंकि एक बार बोर्ड में इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल नाम से भी ये पूछा गया है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल डिनोटेड बाय ईटा। ठीक, अब एक बात ध्यान देने की है बहुत ज्यादा। जब मैंने आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंस बताया था तो मैंने बताया था लायोफिलिक पर कोई चार्ज नहीं होता और लायोफोबिक पर चार्ज होता है। तो ये लायोफोबिक ही तो है, इस पर चार्ज है। अब इसमें बोलोगे सर इस पर कौन सा चार्ज है? इस पर तो 2 लेयर हैं, एक प्लस वाली उसके बाद माइनस वाली।
बेटा याद रखना, लायोफोबिक में, रिपीट, लायोफोबिक में जो प्राइमरी लेयर पर चार्ज होता है, दोबारा सुनो, लायोफोबिक में जो प्राइमरी लेयर पर चार्ज होता है वो ही उस कोलाइडल सॉल्यूशन का चार्ज माना जाता है। जैसे यहां पर आपने इसमें क्या डाला, FeCl3, तो प्राइमरी लेयर पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन किसका, FeOH होल थ्राइस का जो बना है, किसका बना है, FeOH होल थ्राइस का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया है, ये इस पर प्लस चार्ज माना जाएगा। कैसा, प्लस। तो याद रखना, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता, लायोफोबिक पर होता है, और वो चार्ज प्राइमरी लेयर का चार्ज ही माना जाता है। दो लेयर बनेंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लेयर पे जो चार्ज होगा वो ही लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना, बहुत काम की बात बताई है मैंने आपको, ठीक है। अब देखो क्या है, बात समझ में आई, व्हाट इज पेप्टाइजेशन, क्लियर, पक्का, बताओ जरा। द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। अगला क्वेश्चन, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आंसर जिसमें कॉमन आयन। तीसरा क्वेश्चन, हर पार्टिकल के अराउंड कितनी लेयर बनेगी, आंसर 2 लेयर, प्राइमरी और सेकेंडरी। चौथा क्वेश्चन, प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर के और नाम क्या हैं, प्राइमरी लेयर का नाम है फिक्स लेयर और सेकेंडरी लेयर का नाम है मोबाइल लेयर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, जिसे ईटा से डिनोट करते हैं, क्या होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर है इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर। अगला क्वेश्चन है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज कौन डिसाइड करता है, आंसर प्राइमरी लेयर डिसाइड करती है। अगर प्राइमरी लेयर पे प्लस चार्ज है तो प्लस का माना जाएगा, माइनस चार्ज है तो माइनस का। इस बात को ऐसे समझो, जैसे अभी मानो थोड़ा सा नीचे का इधर का मैं डाल रहा हूं, इसमें मैंने अभी NaOH डाला होता, क्या डाला होता, NaOH, तो बच्चों क्या होता, हर पार्टिकल के अराउंड 2 लेयर बनती। पहली लेयर किसकी बनती बताओगे जरा, कॉमन आयन कौन है, OH माइनस। फिर दूसरा कौन है, नॉन कॉमन आयन Na प्लस। तो हर पार्टिकल के अराउंड कितनी लेयर बनती बोलो, 2, पहली OH माइनस की, दूसरी Na प्लस की, पहली OH माइनस की, दूसरी Na प्लस की, बनती या नहीं। अब बताओ पहली लेयर किसकी बनी इसमें, OH माइनस की, किसकी बनी, OH माइनस की। पहली लेयर किसकी बनी, OH माइनस की। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज माना जाता, क्या, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज माना जाता। प्राइमरी लेयर ही डिसाइड करेगी आप पे कौन सा चार्ज है। अगर प्राइमरी लेयर नेगेटिव आयन की बनी है तो आप निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, और प्राइमरी लेयर पॉजिटिव आयन की बनी है तो आप पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर FeOH होल थ्राइस में मैं FeCl3 डालूंगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर मैं इसमें NaOH डाल दूंगा तो फिर ये निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, पेप्टाइजेशन बिल्कुल क्लियर हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पेप्टाइजेशन पे लास्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड जानना चाहता है पेप्टाइजेशन क्यों होता है, तो बच्चे को आंसर देना चाहिए पेप्टाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके चारों ओर आयंस की लेयर बन रही है। इसे इंग्लिश में वर्ड कहते हैं ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस अराउंड द डीपी पार्टिकल पेप्टाइजेशन अकर। दोबारा सुनो बच्चों, पेप्टाइजेशन अकर ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस अराउंड डीपी पार्टिकल। हिंदी में सुनो, डीपी पार्टिकल के चारों ओर आयंस के एडजॉर्प्शन होने से, है ना,
डीपी पार्टिकल के चारों ओर आइंस के एडजॉर्प्शन होने से पेप्टाइजेशन होता है। तो पेप्टाइजेशन का कारण आइंस का डीपी पार्टिकल के चारों ओर सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन है, एडी एडजॉर्प्शन है। इट्स ओके, पूरी बात समझ में आई। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में कई बार पूछा गया और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है बेटा अगला कोगुलेशन। क्या है? कोगुलेशन। कोगुलेशन को फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन। तो कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन। अब जो कोगुलेशन है ये होता क्या है? कोगुलेशन पेप्टाइजेशन का उल्टा होता है। दिन का उल्टा रात, बड़े का उल्टा छोटा, अच्छे का उल्टा खराब। ऐसे ही पेप्टाइजेशन का उल्टा कोगुलेशन। कैसे उल्टा? जैसे बताओ, पेप्टाइजेशन में क्या किया था? फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी था। क्या था बोलो? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताजा बना पीपीटी था। इसमें क्या डाला था आपने? सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सूटेबल क्या डाला था? इलेक्ट्रोलाइट। तब ये किसमें बदल गया था? आंसर कॉलाइडल सॉल्यूशन में। अब अगर आप कॉलाइडल सॉल्यूशन में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालो, क्या डालो? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो उल्टा काम होगा। कॉलाइडल सॉल्यूशन वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पीपीटी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पीपीटी में। पहले याद करो क्या था? पीपीटी था, है ना? सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालने पर किसमें बदल गया था? कॉलाइडल सॉल्यूशन में। ये बात थी पेप्टाइजेशन। कॉलाइडल सॉल्यूशन में अब आप क्या डालो? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो वापस क्या बन जाएगा? पीपीटी। ये बात कहलाएगी कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन। दोबारा दोनों की डेफिनेशन देखो। पेप्टाइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इनटू कॉलाइडल सॉल्यूशन ऑन एडिंग सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अब कोगुलेशन, कोगुलेशन में क्या कह रहे हैं? द कन्वर्जन ऑफ कॉलाइडल सॉल्यूशन इनटू पीपीटी ऑन एडिंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आप कहोगे सर पूरी बात बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो देखो बेटा, अगर अभी आपने देखा था कि कॉलाइडल सॉल्यूशन जो बना था उसमें हर पार्टिकल के अराउंड कितनी लेयर बनी थी? 2। याद करो, पहली लेयर किसकी बनी थी? कॉमन आयन की। दूसरी नॉन कॉमन आयन की। तो ये FeOH होल थ्राइस का पार्टिकल है। इसके अराउंड पहली लेयर बनी थी Fe+3 की, जब आपने क्या डाला था? FeCl3। याद आया? दूसरी लेयर किसकी बनी थी? Cl- की। किसकी बनी थी? Cl- की। याद आया या नहीं? आया ना? ऐसे कितने पार्टिकल दिखाए थे मैंने, बताओ? 4। ये पहला ही हो गया, दूसरा, है ना? ऐसे ही तीसरा था, ये उसके चारों ओर दोनों लेयर, और ऐसे ही चौथा था। ये क्या है? आंसर ये है कॉलाइडल सॉल्यूशन। कौन सा वाला? लायोफोबिक। पेप्टाइजेशन के थ्रू बना है। अब आपने इसमें डाला एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप कहोगे एक्सिस किसकी? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आपको अच्छा लगे। मान लो तुम कौन सा लेना चाहते हो? मान लो तुमने कौन सा एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो? बोलो। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कौन सा एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं? मान लीजिए लेट हमने ले लिया एग्जाम्पल, ले लो Na2SO4। अब Na2SO4 की एक्सिस लोगे तो क्या होगा? इसमें 2 आयन है, Na+SO4-2। Na+ पे प्लस चार्ज है, तो वो जाके Cl- को न्यूट्रलाइज करेगा। ये किसको न्यूट्रलाइज करेगा? Cl- को। कौन? Na+। और SO4-2 किसे न्यूट्रलाइज करेगा? Fe+3 को। तो ये दोनों मिलकर इन दोनों लेयर को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है? Na+ Cl- को और SO4-2 Fe+3 को।
ये दोनों लेयर न्यूट्रलाइज हुई हर पार्टिकल की, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो वापस क्या बन गया, देखो पीपीटी बन गया। और यही बात क्या कहलाएगी, कोगुलेशन। यही बात क्या कहलाएगी, कोगुलेशन। उम्मीद है 100% समझ में आ गया होगा। आपने क्या लिया बोलो, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय पेप्टाइजेशन। फिर इसमें क्या डाला, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल मैंने ले लिया Na2SO4, उससे दो आयन बने Na+SO4-2। एक Na+ ने Cl- को न्यूट्रलाइज किया, SO4-2 ने किसे न्यूट्रलाइज किया, Fe+3 को। दोनों लेयर हर पार्टिकल से हट गई, वापस क्या बन गया, पीपीटी। तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन वापस किस में बदल गया, पीपीटी में। क्या डालने पर, Na2SO4। फिनोमिना क्या कहलाएगा, कोगुलेशन। अब इसे डेफिनेशन में कन्वर्ट करो, द कन्वर्जन ऑफ, बोलो कौन, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू पीपीटी ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। समझ में आया या नहीं आया, या बहुत अच्छा आया? मुझे उम्मीद पड़ रही है बहुत अच्छा आया होगा। आपको मैंने दो टॉपिक समझाए, पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन। कौन कौन से समझाए, पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन। पूरे पल्ले पड़े, मजा आया या नहीं? अरे मजा आया, यस, बहुत अच्छी चीज सिखाई आपको। अब यहीं पर एक बात और आती है बेटा, अगली बात आती है यहीं पर कि हार्डी-शुल्ज रूल। कौन सा आता है, हार्डी-शुल्ज रूल। तो सर हार्डी-शुल्ज रूल ये क्या है? देखो बेटा, हार्डी-शुल्ज रूल क्या है, हार्डी-शुल्ज रूल। देखो हार्डी-शुल्ज रूल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी टॉपिक बताए, कोगुलेशन, पेप्टाइजेशन, हार्डी-शुल्ज रूल, ये सब मिलाकर बोर्ड में 10 बार से भी ज्यादा आ चुके हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आना ही आना इन तीनों में से कुछ पक्का है, स्टाम्प लगी हुई है। अब हार्डी-शुल्ज रूल समझो बेटा। अभी आपने कोगुलेशन में क्या सीखा था कि आपको क्या करना था, आप पर देखो पार्टिकल था, एक ही बना रहा हूं, वैसे 4 थे, अब एक बना रहा हूं, जिससे थोड़ा कंजेशन ना हो, समझ में आए। 4 है लेकिन बना कितने रहा हूं, ओनली 1। देखो एक पार्टिकल लिया, इसके अराउंड पहली लेयर किसकी है, Fe+3 की, दूसरी लेयर किसकी है, Cl- की। ऐसे 4 पार्टिकल थे लेकिन मैंने अभी एक ही बनाया है, जिससे कंजेशन ना हो, आपको थोड़ा साफ नजर आए। अब जरा सोचो क्या मतलब हो रहा है। अब वो कह रहा है कि जैसे मान लो अगर इसका कोगुलेशन करने के लिए एक बच्चा चॉइस में लाता है Na2SO4, क्या लाता है बोलो, Na2SO4। एक बच्चा Na2SO4 नहीं, NaBr यूज करता है, और एक यूज करता है मान लो Na3PO4। अब मुझसे कोई आके पूछे सर इन तीनों में से कौन कोगुलेशन जल्दी करेगा, तो मैं कहूंगा यार ये कैसे बताऊं मैं, कौन कोगुलेशन जल्दी करेगा, मुझे क्या मालूम। तो यहीं पर आपकी मदद कराने कौन आता है, हार्डी-शुल्ज रूल। वो बताता है कि जब हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा सुटेबल है ना, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा सुटेबल है जो कोगुलेशन जल्दी करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन देगा कौन, हार्डी-शुल्ज रूल। तो मेरे बताने का मोटो ये है, पहले हम ये समझें हार्डी-शुल्ज रूल की जरूरत ही क्या है। हार्डी-शुल्ज रूल हमें किस काम में मदद कर रहा है कि जो हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में डालने पर हमें फायदा होगा। अब देखो यहां पर ये 3 है या ना। अब देखो हार्डी-शुल्ज रूल में 3 पॉइंट कहे गए हैं, कितने, 3। पहले में वो बोलता है एक्टिव आयन, कहता है एक्टिव आयन वो है जिस पर प्राइमरी लेयर से अपोजिट चार्ज है। हार्डी-शुल्ज रूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स, 1 2 3। पहला पॉइंट शुरू करो, एक्टिव आयन, द आयन कैरिंग अपोजिट चार्ज, द आयन कैरिंग अपोजिट चार्ज टू द प्राइमरी लेयर इज कॉल्ड एक्टिव आयन। तो देखो प्राइमरी लेयर पे कौन सा चार्ज है, प्लस का, तो यहां पर हमारा एक्टिव आयन पहले केस में कौन हुआ, SO4-2, दूसरे केस में Br-,
ठीक है। और तीसरे केस में कौन हुआ बोलो, PO4 -3। तो पहले उन्हें एक्टिव आयन सेलेक्ट करना बताया है। एक्टिव आयन वो है जिस पर प्राइमरी लेयर से अपोजिट चार्ज है। पॉइंट नंबर 2, अब वो कहता है एक्टिव आयन पर जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही कोगुलेशन जल्दी होगा। देखो क्लियर हो गया, काम खत्म। कोगुलेशन जल्दी वो करेगा जिसमें एक्टिव आयन पर ज्यादा चार्ज है ना। तो देखो इन तीनों में इस पर चार्ज कितना है, -2, इस पर -1, इस पर -3। तो सबसे अच्छा कोगुलेशन वाला आयन कौन हुआ, PO4 -3, फिर SO4 -2, फिर Br-। तो बताओ सबसे जल्दी कोगुलेशन कौन करेगा, Na3PO4, उसके बाद Na2SO4, सबसे देर कौन लगाएगा, NaBr। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है एक्टिव आयन पर जितना चार्ज ज्यादा होगा, एक्टिव आयन पर जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना कोगुलेशन जल्दी होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट बोलता है एक्टिव आयन पे जो चार्ज है उसका प्लस माइनस छोड़ दो, केवल मैग्नीट्यूड लो। एक्टिव आयन पर जो चार्ज है उसका केवल क्या लो, मैग्नीट्यूड, है ना। उसकी फोर्थ पावर उसकी कोगुलेशन पावर को शो करती है, उसकी फोर्थ पावर उसकी कोगुलेशन पावर को शो करती है। एक्टिव आयन की वैलेंसी की फोर्थ पावर, रिपीट, एक्टिव आयन की वैलेंसी की फोर्थ पावर उसकी कोगुलेशन पावर को शो करती है। मतलब जैसे इसकी वैलेंसी कितनी है, 3, तो 3 की पावर 4, इसकी 2 की पावर 4, इसकी 1 की पावर 4। 3 की पावर 4 करो जरा, 1 की पावर 4 तो 1 ही हो गया, 2 की पावर 4 का मतलब 2, 4, 8, 16, और इसका मतलब करो 3, 9, 27, 81, ये आ गया। तो इसका मतलब इसकी कोगुलेशन करने की पावर किसकी, Na3PO4 की, है ना। NaBr को 1 मिला है, तो Na3PO4 को कितना मिला है, 81, और NaBr को अगर 1 मिला है तो Na2SO4 को कितना मिला है, 16। तो इसका मतलब इसकी NaBr से 16 गुना ज्यादा पावरफुल है कौन, Na2SO4 कोगुलेशन करने में, और NaBr से 81 टाइम ज्यादा पावरफुल है Na3PO4। क्या पॉइंट समझ पाए, क्योंकि इसकी बताओ कितनी वैलेंसी थी, 1, तो 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16, और 3 की पावर 4 81। यानी अगर NaBr की ताकत कोगुलेशन करने में हम x मान लें, NaBr की ताकत को लेट एज्यूम x, तो Na2SO4 की ताकत हो गई 16x, और Na3PO4 की ताकत हो गई 81x। पॉइंट समझ में आ गए। हार्डी-शुल्ज रूल, पहली बात, हार्डी-शुल्ज रूल क्यों दिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि कौन सी चीज कोगुलेशन जल्दी करेगी। हार्डी-शुल्ज रूल में कितने पॉइंट हैं, 3। पहला पॉइंट क्या कहता है कि एक्टिव आयन वो आयन है जिस पर प्राइमरी लेयर से अपोजिट चार्ज है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है एक्टिव आयन की वैलेंसी ज्यादा होगी तो उसके कोगुलेशन करने की पावर भी ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा कहता है वैलेंसी की पावर 4 कर लो, वैलेंसी की पावर 4 कर लो, वैलेंसी की पावर 4 टाइम कर लोगे तो आपको कोगुलेशन पावर निकल आएगी। यानी कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी, ये थर्ड पॉइंट कहता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे। नाम था पेप्टाइजेशन, कोगुलेशन, हार्डी-शुल्ज रूल। पेप्टाइजेशन क्यों होता है, ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन डीपी पार्टिकल। कोगुलेशन क्यों होता है, बोर्ड का ये भी क्वेश्चन है, कोगुलेशन क्यों होता है। कोगुलेशन इसलिए होता है क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर का रिमूवल हो जाता है। ड्यू टू रिमूवल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर कोगुलेशन अकर। तो मैंने पेप्टाइजेशन, कोगुलेशन, हार्डी-शुल्ज रूल बताया, ये भी बताया कि पेप्टाइजेशन क्यों होता है, ये भी बताया कि कोगुलेशन क्यों होता है। आज के टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत 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 पसंद आएंगे, अच्छे लगे, कॉम्प्लीमेंट जरूर करें। कई प्यारे बच्चे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा बहुत उत्साहवर्धन होता है
उन सभी का बहुत धन्यवाद। कॉम्प्लीमेंट जरूर करें, और अगर कोई कमी लगे तो आप कमेंट भी करें, जिससे हम लोग आगे सुधारें और कोशिश करें कि प्यारे बच्चों को अच्छा कंटेंट दें। डाउट्स हो तो डाउट्स जरूर डालें, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो। प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहें। ओके।